नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लीग ऑफ नेशंस। सबसे पहले समझेंगे कि लीग ऑफ नेशंस को बनाया क्यों गया था। देखिए 1914 से 1918 के बीच में हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध, और हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई भी युद्ध दुनिया में दोबारा रिपीट हो। इसलिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक इंटरनेशनल से ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत थी, जिसका बाद में नाम पड़ा लीग ऑफ नेशंस। ठीक है जी, इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1918 में 8 जनवरी 1918 को 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया था अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने, जिसको कि हमने बाद में डेवलप करके लीग ऑफ नेशंस में के रूप में डेवलप कर लिया था। तो आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि हमें भविष्य में होने वाले वॉर्स को रोकना है, जिसके लिए क्या करने की ज़रूरत थी? सबसे पहले डिसआर्मामेंट करेंगे, यानी कि जो भी नए नए हथियार अलग अलग देश जो हैं वो बनाते जा रहे थे, डेवलप कर रहे थे, उसको रोकना ज़रूरी था। दूसरा कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी कि जो भी मेंबर्स होंगे लीग ऑफ नेशंस के, अगर उन पर, उसमें से किसी भी मेंबर पर अगर कोई दूसरा देश, कोई जो मेंबर नहीं है लीग ऑफ नेशन का, अगर वो अटैक करता है तो सभी लोग मिलकर उसका जवाब देंगे, ताकि ऐसे अटैक्स बाद में ना हो। कि अगर, क्योंकि जब एक बहुत बड़ी शक्ति आपके सामने होती है तो आप पहले ही हार मान लेते हो, है ना, लड़ते नहीं हो। तो वैसे अटैक्स को रोकने के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात हुई, डिसआर्मामेंट की बात हुई, और तीसरा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या है कि दो मेंबर्स के बीच में, जो लीग ऑफ नेशन के ही मेंबर हैं, अगर उनके बीच में कोई भिड़ंत हो जाती है तो उसको रोकने के लिए नेगोशिएशन का होना जरूरी था। इन तीनों फंक्शंस को करने के लिए पहला डिसआर्मामेंट, यानी कि नए जो वेपन्स हैं वो डेवलप ना हो, उस पर एक रोक लगे, एक लिमिट लगे कि इतने ही आप डेवलप कर सकते हो। दूसरा कलेक्टिव सिक्योरिटी, ताकि जो दो देशों के बीच में जो अटैक्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन के सारे मेंबर्स एकजुट हो जाएं। तीसरा नेगोशिएशन, यानी कि मेंबर्स के बीच में अगर कभी भी कोई अटैक होते हैं, कोई वॉर होता है, कोई भिड़ंत होती है, तो उसको रोकने के लिए नेगोशिएशन किया जाए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, लीग ऑफ नेशंस होनी चाहिए, है ना। तो आइडिया था कि वर्ल्ड वॉर दोबारा कभी भी रिपीट ना हो, और इसी आइडिया के साथ हमने 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन को स्टैब्लिश कर दिया था। कहाँ पर किया था? वर्सेल्स पीस कॉन्फ्रेंस में किया था, जहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई थी। किसके बीच में? एलिड पावर्स और एक्सिस पावर्स के बीच में। एलिड पावर्स वो देश थे जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में जीते थे, और एक्सिस पावर्स वो देश थे जो कि हारे थे। तो जब भी साहब जीतने और हारने वाली पार्टी में कोई भी समझौता होता है तो वो बराबरी का तो होता नहीं है, और जब नींव ही बराबरी की नहीं है तो लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल कैसे होती? तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी आगे चल करके फेल हो गई थी। लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं था, इसके फेलियर का बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे, जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आप कुछ फैक्ट समझ लीजिए। जो हेडक्वार्टर था लीग ऑफ नेशन का वो था जिनीवा में। जिनीवा एक शहर है स्विट्जरलैंड के अंदर। दूसरा, अगर हम इसके ऑर्गन्स की बात करें तो इसके 3 ऑर्गन्स थे। पहला असेंबली, दूसरा काउंसिल, और तीसरा सेक्रेटेरिएट। ये तीनों ही ऑर्गन्स आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रेजेंट हैं। जो असेंबली था वो जनरल असेंबली बन गया, जो काउंसिल था वो सिक्योरिटी काउंसिल बन गया, और जो सेक्रेटेरिएट था वो यूएन सेक्रेटेरिएट बन गया। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इतनी अच्छी नीयत से बनाई गई थी, पूरे विश्व में शांति और अमन का संदेश लेकर ये आ रही थी, तो ये फेल क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई और हमें एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बाद में जाकर के बनानी पड़ी? तो सबसे पहले फैक्टर देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर यही था कि इसकी जो नींव थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, उसका जो आधार था वो इक्वालिटी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो एग्रीमेंट किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का, वो एलिड और एक्सिस पावर्स के बीच में किया गया था, यानी विनिंग और लूजिंग पार्टी के बीच में। और जब भी ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है तो वो बराबरी का नहीं होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी उसके अंदर मिसिंग होता है। दूसरा, कि जो भी मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स बनते थे लीग ऑफ नेशन के, उनके पास ये ऑप्शन था कि वो कभी भी अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ऐसे केस में अगर आपके पास मेंबर्स आ भी जाते हैं और बाद में वो विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मजबूत नहीं रह पाएगी। और यही कारण था कि शुरुआत में इसके पास 62 मेंबर्स थे, जो कि घटते घटते लगभग 30 या 32 मेंबर्स के आसपास आ गए थे। तो जो इन्फ्लुएंस थी इसकी, वो जो है वक्त के साथ ढलने लगी थी। तीसरा जो कारण है वो ये है कि साहब इसमें वर्ल्ड बैलेंस जो है वो नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे, पावरफुल कंट्रीज थे, जैसे यूएसए था, उसने कभी ज्वाइन ही नहीं किया लीग ऑफ नेशंस को। और दूसरा, जो सोवियत यूनियन था, है ना, जिसको आज हम रशिया कहते हैं, उसमें पहले 15 देश हुआ करते थे और उसे कहते थे सोवियत यूनियन। वो उसने ज्वाइन तो किया था लीग ऑफ नेशंस को, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसको जो है एक्सपेल कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। तो वर्ल्ड बैलेंस जब इसमें नहीं होगा तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी। चौथा है कि जो इसके अंदर जो मेजर स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे। क्या फ्लॉज थे साहब? कि जो भी डिसीजंस इसके अंदर लिए जाते थे वो यूनानिमसली ही लिए जाते थे, यानी कि अगर कोई भी विरोध करता था तो डिसीजन रोक दिए जाते थे।
अब ऐसे केस में साहब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ही। एक तरफ एक्सेस पावर्स थी, एक तरफ एलिड पावर्स थी, कुछ और भी देश थे जो कि इन दोनों के ही घड़ों में नहीं शामिल थे, लेकिन फिर भी एक यूनानिमस डिसीजन के लिए आपको बहुत सारे डिस्कशंस करने होते थे और फिर भी आप यूनानिमिटी अचीव नहीं कर पाते हो बहुत सारी चीज़ों में, इसलिए डिसीजंस ही बहुत कम लिए जाते थे, जिसका कि एक कारण था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्लियर नहीं थी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये भी एक कारण बना इसके फेलियर का। पांचवा रीजन ये था साहब कि जो रियल पावर थी वो कुछ एक कंट्रीज के अंदर सीमित थी, जैसे कि उस समय जो बड़े देश हुआ करते थे, फ्रांस, ब्रिटेन या इस तरीके जो देश जो कि अपनी अपनी कॉलोनीज को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, ये क्या कह रहे थे, इनका कहना ये था कि तुम हो तो हमारी कॉलोनी, लेकिन हम तुमको बराबरी का ट्रीटमेंट देंगे। तो ये दोनों बातें पचती नहीं है साहब, या तो बराबरी दो या तो कॉलोनी, जो आपका कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट है उस पर बने रहो कि हम ही राजा हैं और तुम गुलाम हो, इस तरीके से। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल पाती थी, इसलिए जो आइडियोलॉजीज का कन्फ्लिक्ट हुआ, प्रिंसिपल्स का कन्फ्लिक्ट हुआ, और जो चीज़ आइडियली ठीक नहीं होती वो प्रैक्टिकली ठीक कैसे होगी, तो इसलिए भी ये एक फील्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी, लीग ऑफ नेशंस। छठा जो रीज़न था वो ये था, साइलेंट रहती थी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी चीज़ों पर, जो ये इसका पर्पस था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, वही ये नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे वॉर्स उस समय होते थे, इटली और जापान खास तौर से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली उस समय काम किया करते थे, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ उनके झगड़े होते थे, लेकिन उसमें कभी भी लीग ऑफ नेशंस बीच में नहीं आया, वो हमेशा साइलेंट रहा, उसने कभी भी किसी देश को रोका नहीं। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि साहब जो पर्पस था वही फेल हो रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का। और ये सब होने के कारण वर्ल्ड वॉर 2 हमें देखना पड़ा था। 1939 से 1945 तक वो वॉर चला था, और जब ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो फिर तो ये भाई आईने की तरह साफ हो चुकी थी ये जो बात है कि जो लीग ऑफ नेशंस था वो सक्षम नहीं था किसी भी युद्ध को रोकने के लिए। जब हमने विश्व युद्ध ही दोबारा देख लिया तो ऑर्गेनाइजेशन किसी काम की नहीं है, और यही कारण था कि अब इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इसलिए लीग ऑफ नेशंस को डिसॉल्व कर दिया गया था 20 अप्रैल 1946 को। लेकिन इसको डिसॉल्व करने से पहले भैया हमारे पास ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए, एक चीज़ खत्म कर रहे हो तो उसको जो पर्पस था उसको कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास कुछ और होना चाहिए। तो इसको डिसॉल्व करने से पहले 24 अक्टूबर 1945 को हमने जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना कि लीग ऑफ नेशन डिसॉल्व बाद में हुआ था, यूएन एस्टेब्लिश पहले हुआ था। अब पर्पस क्या था यूनाइटेड नेशन का? पर्पस वही था साहब, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, साथ में कुछ और चीज़ें जोड़ दी गई थी, जैसे ह्यूमन राइट्स जो है लोगों के उनको प्रोटेक्ट करना है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, या फिर कहीं पर भी अगर ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है, इंसानी मदद की ज़रूरत है इंसानियत के नाते, तो वो भी उसको भी इंश्योर करना है ना। कोई भी देश अगर मुश्किल में है तो बाकी सब देश जो है उसकी मदद करेंगे, फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखने हैं कंट्रीज़ के बीच में। तो यही सारे जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बेसिकली, और हमारे देश को, हमारी दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए, एक बेहतर संसार बनाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी थी, लोगों के राइट्स हो, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, एनवायरनमेंट हो, है ना, या ह्यूमैनिटेरियन एड हो नेचुरल कैलामिटीज़ में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे केसेस में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये सारे जो पर्पसेस हमने डिफाइन कर दिए थे। ठीक है जी, क्या क्या थे? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन एड और फ्रेंडली रिलेशंस। इसका जो हेडक्वार्टर था वो न्यूयॉर्क में स्थित था, यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क में। ठीक है जी, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। अब 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस अगर आपको याद करनी है तो सिंपल सी ट्रिक है साहब, जिसका पलड़ा भारी है वो अपनी बात मनवा लेता है। तो उस समय जो मेजर विनिंग पावर्स थी जो आपकी वर्ल्ड वॉर 2 में भी जीती थी, वो थी आपकी यूएसए, सोवियत यूनियन, आपकी फ्रांस और रशिया। ये 4 कंट्रीज थे जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी जीते थे, वर्ल्ड वॉर 2 में भी जीते थे। तो ऐसे केस में इनकी जो लैंग्वेजेस थी उसका तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनना तय ही था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो पहली जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, दूसरी फ्रेंच क्योंकि वो फ्रांस की थी, फ्रांस भी एलीड पावर था, तीसरी थी रशियन। ठीक है जी, तो यूएस और ब्रिटेन की लैंग्वेज थी इंग्लिश, वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, फ्रांस की थी फ्रेंच और रशिया की थी रशियन। तो ये तीनों लैंग्वेजेस हो गई। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन में, जिसका चाइना भी एक मेंबर था। तो चाइना ने भी अपनी जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनवा लिया था यूएन के अंदर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज चौथी जो लैंग्वेज हमें मिली वो है चाइनीज़। इसके अलावा 5वीं जो लैंग्वेज है वो है अरेबिक। अरेबिक क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज थे वहाँ पर अरेबिक ही एक कॉमन लैंग्वेज थी, और वहाँ से बेटर कनेक्टिविटी बनाने के लिए, उनके साथ बेटर तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना था, जो कि हमने
अरेबिक को चुना, ठीक है जी, टू कनेक्ट विद द मिडिल ईस्ट। इसके अलावा एक छठी लैंग्वेज थी, यूरोप का एक बहुत बड़ा देश है स्पेन, उसकी जो लैंग्वेज है स्पेनिश, उसको भी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया। तो 6 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और अरेबिक, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम मेंबर्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के आज की डेट में 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। कौन कौन से ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं? पहला है पैलेस्टीन और दूसरा है वेटिकन सिटी। अब जैसे इंडिया में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही जब हमने यूनाइटेड नेशंस बनाया तो उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसे हम कहते हैं यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशंस चार्टर, ठीक है जी। इसमें भी एक प्रियम्बल है और 19 चैप्टर्स है जिसके अंदर 111 आर्टिकल्स दिए गए हैं। ये जो यूएन चार्टर है ये साइन किया गया था 26 जून 1945 को, लेकिन जो ये अमल में आया, इम्प्लीमेंट हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है जी। यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा यूएन सेक्रेटेरिएट। इसके अलावा भी कई सारी एजेंसीज हैं जो यूएन के अंदर काम करती हैं, लेकिन मेजर जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो यही हैं, ठीक है जी। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।